स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण गुरुत्वीय त्वरण जी में परिवर्तन। यानी कि जो जैसे ही अर्थ रोटेट करती है, रोटेशन ऑफ अर्थ की रोटेशन की वजह से जो ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन है जी, उसमें किस तरीके का वेरिएशन आता है। तो इसमें हम दो केस लेके पढ़ेंगे कि इक्वेटर पे जी कैसे वेरी करता है और हमारा पोल्स पे जी कैसे वेरी करता है। जी के मान में इंक्रीमेंट होता है कि डिक्रीमेंट होता है पोल्स पे। फिर हम देखेंगे जैसे ही पार्टिकल इक्वेटर पे आता है यानी भूमध्य रेखा पे आता है तो जी के मान में परिवर्तन होता है या फिर डिक्रीमेंट होता है। तो ये हम देखेंगे। तो हमने एक डायग्राम बनाया है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस पे हमने ये बीचों बीच जो एक्सिस पास हो रही है, बीच वाली लाइन को हम सब जानते हैं क्या होती है, जो अर्थ के बीच से मिड से पास होती है, ये हमारी इक्वेटर लाइन होती है जिसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब हमने एक लाइन और बनाई है जो इसकी एक्सिस है अर्थ की, ये अपनी ही ओन एक्सिस के अलोंग ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। अब अर्थ है, हम सब जानते हैं अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है यानी घूर्णन गति करती है, ठीक है। तो घूर्णन गति के कारण उसके जी का मान है वो किस तरीके से वेरी करेगा, हमें वो देखना है। तो हम सब जानते हैं कि जो अर्थ है वो अपने ही ऑन एक्सिस के अलोंग क्या करती है, रोटेशन करती है, घूर्णन गति करती है। तो ठीक है, ये बीच वाली एक्सिस हमने क्या बना ली, इसकी एक्सिस, जिसके अलोंग यानी जिसके अराउंड ये क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। और वो किस एंगुलर वेलोसिटी से कर रही है, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। अब देखो यहाँ पे हमने एक कॉन्सेप्ट पहले भी पढ़ा हुआ है सर्कुलर मोशन में कि यहाँ पे जो जितने भी जो पार्टिकल है वो घूर्णन गति करते हैं या फिर रोटेशनल मोशन जिसको हम बोलते हैं। तो जब रोटेशनल मोशन करते हैं उस टाइम में जो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो सिर्फ वेलोसिटी ही नहीं रहती है, वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है। उस टाइम में हम उसकी लीनियर वेलोसिटी कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि लीनियर वेलोसिटी हम 1D मोशन में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन हम जब जानते हैं कि जो सर्कुलर मोशन है वो एक 2D मोशन है, ठीक है। तो वहां से जितने भी पार्टिकल जो रोटेट करते हैं वो एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करते हैं। तो ये भी हमने यही मान के चला है कि जो अर्थ है वो भी क्या कर रही है, अपनी ही ऑन एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, जिसको हम कोणीय वेग भी बोलते हैं। तो ये हमारा पिक्चर क्लियर हो गया यहाँ से कि ये क्या है, अपनी ऑन एक्सिस के अलोंग घूर्णन गति कर रही है या फिर रोटेशनल मोशन कर रही है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। अब ये बीच वाली लाइन, इसको हमने भूमध्य रेखा बोल दिया, विषुवत रेखा भी जिसको बोलते हैं या फिर इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, इक्वेटर लाइन। अब ये हमारे ये क्या है, इक्वेटर लाइन है। और आप सबको पता है ये हमारे क्या है, पोल्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ध्रुव। अब जैसे ही ये अर्थ रोटेट कर रही है, ये रोटेट कैसे करती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर। देखो ये इसकी मान लो एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस, और ये कौन सी हमारी अर्थ। अब देखो ये अपनी ही ऑन एक्सिस के अलोंग क्या करेगी, रोटेट करेगी ईस्ट से वेस्ट की ओर। तो इसकी सतह पे जितने भी पार्टिकल हैं वो भी इसके साथ साथ में रोटेट करेंगे, ठीक है। अब मान लो अर्थ की सरफेस पे मैंने कोई पार्टिकल पी मान लिया, ये हमारा पार्टिकल कौन सा है, पी। अब ये हम सभी जानते हैं ये अर्थ की क्या है, रेडियस, जिसको हमने कैपिटल आर से डिनोट किया है, ओके। तो फिर यहाँ पे हमारा पार्टिकल पी है, तो जैसे ही ये अर्थ रोटेट करेगी वैसे वैसे ये इसके साथ में चिपका हुआ है, इसकी सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे ये पार्टिकल चिपका हुआ है ना, तो ये भी अपने आप को क्या करेगा, इसके साथ साथ रोटेट करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही ये रोटेट करेगा तो हमने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि कुछ एंगल बनाएगा। मान लो पहले ये पार्टिकल यहाँ था, पहले ये पार्टिकल जब यहाँ था तो इसका एंगल कुछ ऐसे था, फिर यहाँ पे आया इसका एंगल और बढ़ा, यहाँ पे आया एंगल कुछ और हुआ, तो यहाँ पे आया एंगल ये हुआ। तो ये क्या हो गया, थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब टाइम के रेस्पेक्ट में ये अपने आप को जितने एंगल के साथ में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, अपनी पोजिशन में चेंज कर रहा है यहाँ पे। तो लीनियर मोशन में जहां हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते थे, डिस्प्लेसमेंट वहां पे क्या होता था, उसको हम x से भी डिनोट कर लेते थे और उसको r से भी डिनोट कर लेते थे। लेकिन जैसे ही हम रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो रोटेशनल मोशन में वही डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या बन जाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, कि ये अलग अलग पोजीशन पे अपने आप को कितने वेरी कर रहा है, ठीक है, विद सम एंगल। तो यहाँ पे एंगल जो थीटा है ये ऑब्वियसली रेडियन में होगा, ठीक है।
क्योंकि ये यहाँ पे क्या बता रहा है, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ साथ में। तो ये कुछ टाइम बाद में मान लो पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो अर्थ जैसे ही रोटेट कर रही है अपनी ओन एक्सिस के अलोंग, तो ये सतह पे चिपका हुआ पार्टिकल है इसकी सरफेस पे, ये भी अपने आप को रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो मान लो ये इसकी रेडियस क्या है, आर है। तो ये जब अर्थ की सरफेस है तो कुछ ग्रेविटेशनल पुल होगा, सरफेस पे है तो इस पे कुछ ग्रेविटी लगेगी, मतलब जो अर्थ है वो अपने सेंटर की ओर क्या करेगा, इस पार्टिकल को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब आपको ये तो आपको पता ही होगा कि जो हमारा जी है उसकी डायरेक्शन यानी गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायरेक्शन है वो कौन सी होती है, ऑलवेज एक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, वो केंद्र की तरफ होती है, सेंटर की तरफ होती है। इसलिए ये हमारा जो जी की डायरेक्शन है, ये भार जो इसका mg है हमने बताया है, ये इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी विद सम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, ठीक है। तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब जैसे हमारा mg नीचे लगता था ना, कुछ हमने कुछ चीजें पढ़ी है, जैसे ये हमारा ब्लॉक है, इसके ऊपर हमने बोला नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लगता है, तो इसका जो नीचे mg है वो इसको अट्रैक्ट करता है। ये मान लो अर्थ है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्राउंड है। तो हम बोलते थे कि ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, एक भार लग रहा है जो इसको नॉर्मल फोर्स को यानी अभिक्रिया प्रतिलंब अभिलंब प्रतिक्रिया बल को, ये जो इसका भार है वो mg बैलेंस करता है। अब देखो ये जो डायरेक्शन है वो ऑलवेज हम नीचे की ओर ही क्यों लेते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, अपने तरफ खींचने की कोशिश करती है। तो वैसे ही यहाँ हम बोल रहे हैं कि सरफेस पे जो पार्टिकल है वो इसको क्या कर रहा है, अपनी ओर, केंद्र की ओर, सेंटर की ओर इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका mg हो गया। अब ये क्या है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ये थीटा पोजिशन एंगल है, ठीक है। ये पोजीशन बढ़ने के साथ साथ मान लो कुछ देर बाद में ये यहाँ आ जाएगा, कुछ देर बाद में पोल्स पे आ जाएगा, तो एंगल हमारा ये थीटा बन गया ना 90 डिग्री। मान लो पहले ये पार्टिकल हमारा यहाँ था, ये वाली कौन सी लाइन है, इक्वेटर लाइन। जब पार्टिकल भी यही है तो इस चीज को आप ऐसे देखो, मान लो ये हमारा पार्टिकल है तो इसको खींच के पकड़ के यहाँ पे लेके आओ, तो एंगल हमारा कितना बन जाता है, 0, यानी इक्वेटर लाइन पे थीटा बराबर कितना होता है, 0 डिग्री पे। अब जब ये पार्टिकल यहाँ पे पोल्स पे, ध्रुवों पे पहुंच जाएगा तो थीटा हमारा देखो कितना हो जाएगा, पोल्स पे थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, जो ये थीटा है ये क्या है, इसका पोजीशन में, इसके विस्थापन में क्या है, परिवर्तन है। क्योंकि ये सर्कुलर मोशन की चीजें हैं तो इसको हम आगे एंगुलर शब्द लगा देते हैं, इसलिए क्या हो गया, थीटा इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो कुछ टाइम बाद में मान लो पार्टिकल यहाँ पहुंचा, अब ये भी क्या है, अर्थ जैसे ही रोटेट करेगी तो ये क्या है, रोटेशन, अर्थ के साथ साथ रोटेट करेगा। तो मान लो ये रेडियस इसकी स्मॉल r है, ठीक है। अब ये एंगल जब थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा ना, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ये जो थीटा है ये इसके बराबर होगा, ये क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जब इस लाइन को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे, इस वाली लाइन को मैंने क्या किया, थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, अब ये क्या है, ये भी थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ठीक है। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब हम जानते हैं, देखो यहां से m ओमेगा स्क्वायर r, अब ये क्या चीज है, देखो ये कौन सा, अगर आपको सर्कुलर मोशन आता है तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा ये क्या चीज है। ये क्या है, एक सूडो फोर्स है जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, यानी अपकेंद्रीय बल, ठीक है। अपकेंद्रीय बल है तो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, यानी त्रिज्यीय बाहर की ओर लगता है ये हमेशा। अब ये क्यों लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसके पीछे की देखो ये स्टोरी है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ना वो एक इमेजिनरी सूडो फोर्स होता है, यानी छदम बल होता है। अपकेंद्रीय बल एक छदम बल होता है, एक सूडो फोर्स होता है। अब देखो ये सूडो फोर्स कब लगता है, सूडो फोर्स एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में बैठ जाओ, ठीक है। मतलब आपने पढ़े होंगे, एक तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, एक होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक हो। यहां से मैं लिखती हूँ, पहला है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसके अंदर क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन बराबर 0, ठीक है। यानी कि पार्टिकल खुद ऐसे फ्रेम में है जहां वो एक्सेलरेट नहीं कर रहा है। मान लो आप, ये हमारी अर्थ है, मान लो आप इस ग्राउंड पे खड़े हो यहाँ पे, ठीक है। अब आप यहां से कोई चीज को देख रहे हो, कोई विमान है,
मान लो कोई विमान है वो ऐसे उड़ रहा है, ठीक है, आप खुद यहाँ पे हो। अब आप किसमें फ्रेम में, कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो? आप नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, ठीक है, मतलब एक्सेलेरेशन 0 है, क्योंकि आप खुद ऐसे निर्देश तंत्र पे खड़े होकर देख रहे हो जो खुद मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। आप ग्राउंड पे खड़े हो और चुपचाप इसको देख रहे हो ऊपर उस विमान को, मतलब आप एक ऐसे निर्देश तंत्र पे खड़े हो जो पहले से गति नहीं कर रहा है या त्वरित नहीं है, नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम है, ठीक है। तो लेकिन ये तो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है, इसको नहीं देखना है। आप जिस जगह पे खड़े हो वो जगह मूव नहीं करनी चाहिए, उसका मतलब एक्सेलरेशन 0। ये हमारा हो गया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा हमारे पास होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल यानी अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होते हैं? जिसमें नॉन एक्सेलेरेशन क्या होता है? नॉट इक्वल्स टू 0, यानी कि आप जब खुद ऐसे रेफरेंस फ्रेम पे बैठ जाओ जो पहले मोशन कर रहे हैं। मान लो मैं गाड़ी में बैठी हूँ और गाड़ी क्या है, चल रही है, और मैं चलती हुई गाड़ी में कुछ देख रही हूँ, तो मतलब मैं कौन से हूँ? एक ऐसे निर्देश तंत्र में बैठ गई हूँ जिसमें वो जो क्या है, एक त्वरित है, यानी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। यानी मैं खुद एक एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ जाऊं और फिर कोई चीज ऑब्जर्व करूं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो ये जो अजड़त्वीय यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, इनके अंदर हमेशा एक सूडो फोर्स काम करता है। जैसे आप अनदर एग्जांपल हो, आप जैसे ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, आप ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है और आप भी ट्रेन के रेस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हो, ठीक है। तो आप यानी ट्रेन में बैठे हो और ट्रेन चल रही है, तो मतलब आप भी कहीं ना कहीं मोशन में हो ना, आप भी कहीं ना कहीं एक ऐसे निर्देश तंत्र में हो जो त्वरित है। अब ट्रेन में बैठ के आप पीछे पेड़ों को देख रहे हो, तो पेड़ तो आपके रेस्पेक्ट में पीछे ही जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में क्या होगा कि एक ये सब क्या होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमारे क्या होते हैं? सूडो फोर्सेस काम करते हैं। अब देखो यहाँ पे ये पार्टिकल है, अब पार्टिकल इस पृथ्वी की सतह पे चिपका हुआ है, अर्थ की सतह पे चिपका हुआ है। अब अर्थ क्या कर रही है? रोटेट कर रही है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में ये पार्टिकल भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। यानी कि इस बार ये पार्टिकल खुद ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है जो ऑलरेडी त्वरित है यानी एक्सेलरेटेड है। तो ऐसे केस में क्या होते हैं? ऑलवेज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करते हैं, यानी अपकेंद्रीय बल लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलेरेशन इस पार्टिकल का क्या है? नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल खुद इस बार ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ गया और वहां से ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि वो खुद ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ गया है जो ऑलरेडी एक्सेलरेटेड है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जो ऑलरेडी एक्सेलरेटेड होते हैं और उसमें आप बैठ के किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वहां पे हमेशा छद्म बल यानी सूडो फोर्सेस काम करते हैं, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये अर्थ है, ये क्या करती है? जो वर्तीय गति कर रही है यानी सर्कुलर मोशन कर रही है, रोटेट तो कर रही है, लेकिन क्या कर रही है? ये देखो ऐसे रोटेट कर रही है, तो ये दिस इज सर्कुलर मोशन। तो आपको पता है जैसे ही सर्कुलर मोशन होता है तो इसमें बाहर की ओर ये क्या लगता है? m⍵²r। ये क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ठीक है। ये तो आपने बता दिया कि जैसे ही सर्कुलर मोशन होगा बाहर के साइड में एक फोर्स लगेगा जो कि कौन सा होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको अपकेंद्रीय बल भी कहते हैं। अब ये जो थीटा है, हमने बता दिया था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। अब ये जो थीटा है इसका कंपोनेंट ये हो गया mr⍵² cos थीटा, ठीक है। अब ये यहाँ का एक्सेलरेशन मान लो हमें कुछ अलग होगा, क्योंकि रोटेट भी तो कर रहा है ना, तो इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया g', ठीक है। अब इसमें g' में वेरिएशन देखेंगे, तो चलिए देखते हैं पार्टिकल पे टोटल कितने तरीके के फोर्स काम कर रहे हैं। तो द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस पार्टिकल P विल बी, यहां से हम देखेंगे, एक तो इसमें क्या लग रहा है? mg माइनस mr⍵² cos थीटा, और ये किसके बराबर होगा? न्यूटन के नियमों से ma के बराबर में होगा, ठीक है। यहाँ पे a बराबर में क्या है? g', एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पे a जो ma का a है, वहां पे a बराबर यहाँ पे क्या होगा? g' होगा। तो m इंटू g' हो गया हमारा, ठीक है। देखो ये हमारा बन गया। ये आपको इक्वेशन समझ में आ गई कैसे बनी है? तो चलिए फिर से देख लेते कैसे बनी है। इस p पार्टिकल पे हमें क्या बताना है? टोटल फोर्स कितने तरीके के काम कर रहे हैं हमें वो देखना है।
सबसे पहले तो हमने देखा कि एक बाहर की ओर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, जो कितना होता है m ओमेगा स्क्वायर r, या फिर इसको v की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, इसको v की टर्म्स में लिख सकते हैं एम वी स्क्वायर बाय आर। अब यहाँ पे v की टर्म्स में हम नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये क्या होती है, v लीनियर वेलोसिटी होती है, लेकिन हम रोटेशनल मोशन में क्या पढ़ते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि जो अर्थ है वो कुछ एंगुलर वेलोसिटी से ही रोटेट कर रही है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज में ना लेके ये वाला फॉर्मूला काम में लेते हैं, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। इस पे एक तो इस तरफ डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, दूसरा इस तरफ। अब जो नेट एक्सेलेरेशन है इसका वो क्या है, जी डैश। तो न्यूटन्स के लॉ से हमने देखा कि mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा बराबर mg डैश। अब यहाँ से देखो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। अब हम जानते हैं, देखो ट्राइंगल ये मान लो O है और ये A पॉइंट है, तो ट्राइंगल OAP, इन ट्राइंगल OAP। अब OAP क्या है, OAP। अब इसमें देखो ये जो R है और ये क्या है हमारे, सॉरी ये स्मॉल r है और ये क्या है, कैपिटल R रेडियस है, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कौन कितना होगा, r साइन थीटा, सॉरी कंपोनेंट कितना होगा, r कोस थीटा, ठीक है। ये मान लो हमारी रेडियस है और ये थीटा एंगल बना रहा है, तो इसका इस डायरेक्शन में मतलब थीटा के चिपकी हुई एक्सिस किसकी होती है, कोस की कंपोनेंट होती है। ये हम देख लो, जब भी आप कंपोनेंट लेते हो तो उसमें सबसे पहले हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कौन सी एक्सिस को साइन ले, कौन से वाले को थीटा ले। तो यहाँ से एक आइडिया लगा लेना आप कि थीटा के चिपकी हुई एक्सिस, ठीक है, ये मान लो ये वो एक्सिस है और ये थीटा है, थीटा के चिपकी हुई एक्सिस किसकी होती है, कोस की, ठीक है। तो यानी इस स्मॉल r की वैल्यू क्या है, इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा इधर r का, r साइन थीटा, r कोस थीटा, और इस तरफ ये वाला कौन सा हो जाएगा, r साइन थीटा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, r साइन थीटा, और ये कौन सा हो जाएगा, r कोस थीटा। तो यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू हमारे को कितनी मिल गई, r कोस थीटा, ठीक है। ये हमने दूसरी इक्वेशन बना ली। अब यहाँ से देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ से mg डैश बराबर mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा, ये हमें पहली इक्वेशन से मिल गया था। अब हम जानते हैं जो मास है, अब इस पार्टिकल का मास स्मॉल m है, तो m से m देखो यहाँ से हर जगह से कैंसिल कर दो, तो ये g डैश बराबर g माइनस r ओमेगा स्क्वायर कोस थीटा। अब यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, स्मॉल r बराबर था हमारा r कोस थीटा, तो r कोस, और ये कोस थीटा पहले से ही है तो कोस स्क्वायर थीटा ओमेगा स्क्वायर बन गया हमारा, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है वेरिएशन इन जी, यानी कि जी के मान में परिवर्तन अर्थ के रोटेशन की वजह से। जैसे ही अर्थ अपनी एक्सिस के अलोंग रोटेट करती है तो जी के मान में किस तरीके से वेरिएशन आता है, वैल्यू ऑफ जी किस तरीके से चेंज होती है। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है। यहाँ से हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो जी है, जो नया वाला जी आ रहा है, जो लग रहा है, वो क्या होता है, यहाँ से कम हो रहा है ना, बीच में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो मतलब ये जी के मान में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है, ठीक है। और वैसे भी ये थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ से देखो ये थीटा, मतलब अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग जी लगेगा, यहाँ से तो यही साबित हो रहा है। ये बात तो सच है कि यहाँ पे बीच में नेगेटिव है तो जी के मान में कुछ ना कुछ डिक्रीमेंट तो होगा ऑब्वियसली, लेकिन ये पहले से ही यहाँ से हमने देख लिया कि इस फॉर्मूला से कि थीटा पे भी डिपेंड कर रहा है। मान लो यहाँ पे थीटा कुछ और होगा, थीटा यहाँ पे कुछ और होगा। क्वेश्चन में आपको क्या है, ये थीटा 60 डिग्री, कभी 45 डिग्री, ये सब दिया हुआ मिलेगा। जब आपको ये सब थीटा बराबर दिया हुआ मिलेगा, रेडियस ऑफ अर्थ आप जानते हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको पता है 9.8 होती है, और ओमेगा यानी जिस एंगुलर वेलोसिटी से अर्थ रोटेट करती है वो गिवन रहता है, तो आप ये नहीं निकाल सकते हो क्या, जी डैश बराबर जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा के, ठीक है। लेकिन अब हम कुछ स्पेशल केस देखेंगे कि इक्वेटर पे जब ये पार्टिकल हो, यहाँ पे ये पार्टिकल हो, तो जी के मान में किस तरीके से वेरिएशन आता है। जब यही पार्टिकल इस पोल्स पे आ जाए, इस एंड पॉइंट पे आ जाए, तो वहां पे जी के मान में किस तरीके का वेरिएशन होगा। तो चलिए एक बार ये देख लेते हैं। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला आया था वो क्या था, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे पहला केस कौन सा है, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होता है, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा यानी इक्वेटोरियल लाइन पर।
अब देखो आपको पता है इक्वेटोरियल लाइन ये वाली होती है, तो यहाँ पे पार्टिकल पहुंच जाए, मान लो ये पार्टिकल इस बार यहाँ पे आ जाए, तो जब ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे आ जाएगा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 डिग्री। ठीक है, तो थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाता है। आप हमेशा याद रखना ये चीज कि इक्वेटोरियल लाइन पे थीटा हमेशा 0 डिग्री होता है। अब यहाँ पे 0 डिग्री रखो, देखो तो यहाँ पे 0 डिग्री रखने पे z माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो g कुछ ना कुछ कम हो रहा है ना, बीच में नेगेटिव साइन है, तो g के मान में क्या होता है, डिक्रीमेंट यहाँ पे। तो हम लिखेंगे कि इक्वेटोरियल लाइन पर g जो है वो हमेशा डिक्रीज होते हैं, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हमेशा कम होती है, कम ही आती है। यहाँ पे ग्रेविटी यहाँ पे भूमध्य रेखा पे कम लगती है, यहाँ से हमने ये चीज प्रूव कर लिया। ठीक है, यानी पार्टिकल आप यहाँ पे खड़े हो, मान लो आप भूमध्य रेखा पे इक्विलेटरल लाइन पे खड़े हो, तो आपके जो जी है वो बहुत कम लगेगा आपको। ठीक है, तो जी कम लगेगा वहां पे, फिर वेट भी हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तभी हम कहते हैं कि भूमध्य रेखा पे हमें अपना जो भार है वो बहुत कम लगता हुआ प्रतीत होता है, वेटलेस कंडीशन हो जाती है वो। ठीक है, अब जी कम लग रहा है, ग्रेविटी कम लग रही है, तो हमको पता है ग्रेविटी, फिर इसका भार इसके मास के कारण आता है, मास इंटू वेट कितना होता है, मान लो डब्ल्यू डैश एम जी डैश होता है ना हमारा। तो आप जब भूमध्य रेखा पे खड़े हो और आपको पता है, यहाँ से आपने देख लिया कि भूमध्य रेखा पर जो ग्रेविटी है वो बहुत कम लगती है, तो ग्रेविटी कम लगेगी तो उसका भार में भी कमी आएगी, इसीलिए हम कहते हैं कि भूमध्य रेखा पे हमें भारहीनता महसूस होती है, यानी वेटलेस कंडीशन हो जाती है हमारी। फिर केस सेकंड हमारा कौन सा है कि जब आप पोल्स पे होते हो, एट पोल्स पे कितना होता है, मान लो ये पार्टिकल जब पोल्स पे पहुंच जाए, तो आपको पता है कि पार्टिकल जब पोल्स पे पहुंच जाएगा तो इस पार्टिकल को अब इस बार यहाँ पहुंचा दो, तो ये थीटा कितने का बन जाएगा, पूरा 90 डिग्री का बन जाएगा। तो यहाँ से देखो इसमें अंदर पुट करो तो जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, अब इस बार 90 डिग्री पुट करो तो ये 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जी डैश बराबर जी। ठीक है, अब ये देखो ये क्या साबित कर रहा है, मतलब कोई चेंज नहीं आ रहा पोल्स पे तो ग्रेविटी में, इसका मतलब तो यही हुआ जो जी डैश है वो जी है, मतलब पहले जितनी ग्रेविटी लग रही थी अर्थ की सरफेस पे, आपको पता है अर्थ की सरफेस पे सबसे मैक्सिमम ग्रेविटी लग रही है, तो अर्थ की सरफेस पे जो ग्रेविटी लग रही थी वो जी थी। ठीक है, अब हमें तो उस पार्टिकल के कारण, रोटेशन के कारण जो नई ग्रेविटी लग रही थी जी डैश, वो देखनी है कि वो कैसे चेंज हो रही है। तो हमने यहाँ से देखा जी डैश बराबर जी आ गया, मतलब ग्रेविटी में किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं आता है पोल्स में, जितनी पहले लगती थी उतनी ही तब लगती है, पहले भी मैक्सिमम लगती थी अर्थ की सरफेस पे, तो मतलब इस बार भी मैक्सिमम ही लगेगी। पोल्स पे ग्रेविटी में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता है, तो जब ग्रेविटी वही है तो इस बार जो मास है डब्ल्यू डैश, तो वो भी क्या रहेगा, एम जी। ठीक है, डब्ल्यू डैश बराबर डब्ल्यू, यानी मास भी ज्यादा होगा, पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा है तो मास भी उस टाइम में ज्यादा होगा। तो हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जब आप इक्विलेटरल लाइन पे खड़े हो उस टाइम में भार आपका यानी वेट बढ़ता है कि घटता है, तो हम क्या कहेंगे कि जब हम इक्वेटोरियल लाइन पे यानी भूमध्य रेखा पे खड़े हैं, तो भूमध्य रेखा पे हमने अभी साबित किया है कि जो ग्रेविटी है वो क्या होती है, हमारी डिक्रीज होती है। तो ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब उसका वेट जो भार है वो भी कमी आएगी भार में, तो इसका मतलब यहाँ से क्या हो गया, भूमध्य रेखा पे हमारा भार भी क्या होगा, कम होगा। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो पोल्स है उस पे जो ग्रेविटी है वो कितनी लगती है, बढ़ती है कि घटती है, तो पोल्स पे ग्रेविटी कोई चेंज नहीं होती है, जितनी पहले अर्थ सरफेस पे लग रही थी उतनी ही मैक्सिमम ग्रेविटी अर्थ सरफेस पे लगती है। तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया है हमारे पास। इंपॉर्टेंट रिजल्ट कौन सा है कि जो जीपी है वो ज्यादा होता है जीई से। ठीक है, जीपी क्या है, ग्रेविटी एट पोल्स, और जीई हमारा क्या है, ग्रेविटी एट इक्वेटोरियल लाइंस। ठीक है, ये हमने देख लिया। हम ये चीज वही है कि पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा होती है और इक्वेटोरियल लाइन पे ग्रेविटी कम होती है। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास में आपको समझ में आया होगा कि पृथ्वी की रोटेशन की वजह से यानी अर्थ की रोटेशन की वजह से ग्रेविटी में है वो किस तरीके के चेंजेस आते हैं, इक्वेटोरियल लाइन पे किस तरीके से चेंज होती है, एंड पोल्स पे किस तरीके से चेंज होती है। तो मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय।